देखिए परंपरागत में है ना, ताप ऊर्जा को याद रखना है। और भूताप ऊर्जा आ जाए, भूताप और ताप। ताप ऊर्जा तो है परंपरागत में, ठीक है भाई। ताप ऊर्जा तो किसमें है? परंपरागत में, ठीक है। ताप ऊर्जा तो है परंपरागत में। अगर भूताप ऊर्जा आ जाए तो देखो, भूताप ऊर्जा आ जाए ना, भूताप, तो वो है गैर परंपरागत, ठीक है। ऐसे ही ज्वारी ऊर्जा, तो देखो, बायो डीजल है, बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो भाई गैर परंपरागत है। बायोगैस, ठीक है। केवल जल विद्युत, ताप विद्युत और आणविक ऊर्जा, ये परंपरागत है, ठीक है। जल से भी काफी दिनों से विद्युत बन रही है, ताप ऊर्जा से थर्मल जो एनर्जी है उससे भी, और परमाणु परमाणु की एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी है उससे भी काफी दिनों से ऊर्जा बन रही है, विद्युत ऊर्जा बन रही है, ठीक है। विद्युत बन रही है, कुल मिला के बात है। तो नए नए कौन कौन से? तो बायोडीजल, बायोमास और भूतापी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। तो भूतापी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा आपको याद रखनी है, ठीक है। बायोडीजल, बायो, ये कम आते हैं, लेकिन भूतापी ऊर्जा आता है कि वो परंपरागत है या गैर परंपरागत है। तो भूतापी में आएगा क्या? गैर परंपरागत, ठीक है। भूतापी मतलब गैर परंपरागत, भूतापी मतलब गैर परंपरागत, और तापी मतलब परंपरागत। अगला, अब देखते हैं नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। तो अनवीनीकरण जो है उनमें आपको ताप ऊर्जा और आणविक ऊर्जा याद रखनी है। ताप ऊर्जा वो जो कोयला से बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि कोयला उसमें जल जाता है, और जल जाता है तो भाई कोयला दोबारा थोड़ी बन जाता है, ठीक है। तो अनवीनीकरण। तो आणविक ऊर्जा जो एटॉमिक जो पावर सेंटर है ना, स्टेशन जो है, वो भी इसमें आएंगे, किसमें? अनवीनीकरण में। इनको नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, इनका भंडार कैसा है? सीमित है, पुनः पूर्ति योग्य नहीं है, सीमित भंडार है इनका, अनवीनीकरण है। अब आते हैं, देखो जल विद्युत को ध्यान देना, जल विद्युत नवीनीकरण है, ठीक है। आगे बस, तो इसको आप नोट कर लो बंदी। तो जल विद्युत लिख लो, जल विद्युत कैसा है? नवीनीकरण, ठीक है। और एक क्वेश्चन रख लो कि तापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा में लिख लो, ताप तय का तय कर लो, तो परंपरागत, ठीक है। और अनवीनीकरण, अनवीनीकरण। भूताप ऊर्जा में आप याद रखो, भूताप ऊर्जा में याद रख लो नवीनीकरण, नवीनीकरण और अपरंपरागत, परंपरागत या गैर परंपरागत, ठीक है। जल विद्युत में लिख लो परंपरागत। अगला, अब देखते हैं किससे कितनी मेगावाट एनर्जी मिलती है राजस्थान को। तो राजस्थान को तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है, थर्मल एनर्जी, फिर जल विद्युत, ठीक है, और फिर गैस। तो इनका योग करें, जो केवल स्वयं सरकार बनाती है, राजस्थान सरकार बनाती है, तो इनका योग होता है 94-47, ठीक है, 94-47.79। तो 7,830 करोड़, ताप से, जल से 1,017, और गैस से 650, 600.50, ठीक है। तो आप याद रखना, 78-30, 1,017, 30 का लगभग आधा हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे याद रखो। और यहाँ 29 पॉइंट में, और गैस आ जाएगी 600, ठीक है। इनको तो राजस्थान सरकार खुद बनाती है। अब केंद्र जो परियोजना चल रही है उनमें से राजस्थान सरकार को कुछ मिलता है, तो उनमें भी थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा, 19.1916.37। दूसरे नंबर पर जल विद्युत, तीसरे नंबर पर गैस, चौथे नंबर पर परमाणु, ठीक है।
तो TWGA बन गया, और जो हो गया योग हो जाएगा टोटल 3113.77। ठीक है, अगला अब देखते हैं जो RREC एवं निजी क्षेत्रों से जो सौर, जैसे बायोगैस है, बायोडीजल है, सौर ऊर्जा है, जो निजी क्षेत्र राजस्थान सरकार को देते हैं, ये पवन ऊर्जा जो देते हैं, उनमें 4414.12 ये मोस्ट है पवन ऊर्जा। ठीक है, बायोमास 124.85 सौर ऊर्जा, 54.1 मोस्ट है कुसुम की APA के साथ। ठीक है, कुसुम के कितने चरण हैं? 3। ठीक है, सेकंड चरण में छूट आएगी 60%, याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। और थर्ड जो है थर्ड चरण, उसमें 30 30 30 यानी 30% राजस्थान सरकार, 30% केंद्र सरकार, 30% और जो लेगा उसका ऋण और सब्सिडी। ठीक है, और 10% ही केवल चुकाना होता है। तो टोटल हो जाएगा ये 26,325.19, 26,325.19 टोटल सकल योग है, अगर तीनों को जोड़ दें तो याद रखना 26,325.19 ये टोटल एनर्जी आती है मेगावाट हमारी, जो हम यूज करते हैं राजस्थान में। अगला, राजस्थान में उपलब्धता के घटनाक्रम देखो, ताप ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, उसके बाद सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उसके बाद जल विद्युत, वाटर एनर्जी। तो ये है, तो पहला है तापीय, तो ताप के बाद पवन, पवन के बाद सौर, जल विद्युत लास्ट टाइम। अब आएगा ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पर 2023-24 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 61.86% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगली वीडियो में राजस्थान में ताप परियोजनाएं पढ़ेंगे, ताप विद्युत परियोजना।